Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर हिमानी सिंह है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट GLA यूनिवर्सिटी मथुरा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपके सामने जिस विषय को लेकर आई हूँ उस विषय का नाम है परिवर्तन और विकास के माध्यम से संगठनात्मक उत्कृष्टता, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस थ्रू चेंज एंड डेवलपमेंट। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी प्रबंधन के छात्र के लिए जो कि मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट। यह विषय हमें यह समझाता है कि क्यों आज के समय में हर व्यवसाय को कहीं ना कहीं अपने को या अपने में बदलाव लाने की ज़रूरत है, परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। हम इस विषय में बात करेंगे कि क्यों परिवर्तन ज़रूरी है, परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है और उस परिवर्तन को लाने के लिए या लाने की वजह से क्या क्या डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, क्या क्या विकास हो सकते हैं किसी भी व्यवसाय में, किसी भी संगठन में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के व्याख्यान के लिए। व्याख्यान 2 जो है वह है संगठनात्मक परिवर्तन पर। आज हम बात करेंगे कि संगठनात्मक परिवर्तन आखिर है क्या। इस सत्र के अंत तक आप समझ सकेंगे कि संगठनात्मक परिवर्तन होता क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, उसका रेलेवेंस क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्यों ज़रूरी होता है किसी भी व्यवसाय या संगठन में बदलाव लाना, क्या महत्व है उसका, क्यों हम इतना ज़्यादा ज़रूरी ध्यान दे रहे हैं। कोई भी संगठन, चाहे वो छोटा संगठन हो, चाहे वो बड़ा संगठन हो, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी संगठन कहीं ना कहीं बदलाव या परिवर्तन लाने पर बहुत जोर दे रहे हैं। इसके अलावा इस सत्र में हम इस पे भी जोर डालेंगे कि कौन से ऐसे कारक हैं, आंतरिक एवं बाह्य कारक, कौन से कारक हैं जो कि किसी भी संगठन को प्रेरणा देते हैं कि हाँ, उनमें परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अंत में हम थोड़ा सा प्रकाश इस पर भी डालेंगे कि कौन कौन से प्रकार के परिवर्तन आखिर होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि परिवर्तन क्या है। परिवर्तन कहीं ना कहीं जीवन का एक बहुत ही अहम पहलू है, चाहे वह आप अपने निजी जीवन की बात करें या अपने व्यावसायिक जीवन की बात करें या अपने व्यवसाय के कॉन्टेक्स्ट में बात करें। हम अगर देखें तो कहीं ना कहीं समय बदलता है, लोग बदलते हैं, चीज़ें बदलती हैं, तो साथ ही साथ कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि संगठन भी बदले, संगठन अपनी प्रक्रियाओं को, अपनी संस्कृति को बदले, जैसा कि उसके क्लाइंट्स यानी कि ग्राहक या कस्टमर्स हम बोलते हैं उनको चाहिए। अगर वो पुरानी ही रणनीतियों के साथ, पुरानी ही प्रक्रियाओं के साथ, पुराने ही प्रोसेसेस के साथ आगे बढ़ेगा तो बहुत मुश्किल है कि वह सरवाइव कर पाए। कहीं ना कहीं उसको ज़रूरत है कि कौन सी ऐसी नई चीज़ें हैं जो उसके ग्राहक चाहते हैं, कौन से ऐसे सर्विसेज हैं जो उसे प्रोवाइड करनी चाहिए। तो परिवर्तन जो होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है यह जानने के लिए कि कौन से पारंपरिक प्रक्रियाएं हमारी सही नहीं चल रही हैं और कहीं ना कहीं हम विकास की ओर नहीं जा पा रहे हैं, यह समझना। सिर्फ यही नहीं, अगर हम परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन एक क्रिया या प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम कुछ अलग करना चाहते हैं या हम कुछ अलग लेकर आना चाहते हैं। और अगर हम बात करें संगठन, क्योंकि लोग समझते हैं संगठन क्या है, तो आप सोचिए, आप बताइए कि संगठन का अर्थ क्या होता है। संगठन होता है जहां पर कुछ लोग
एक और एक से ज़्यादा लोग एक समूह में, एक ग्रुप में साथ में आते हैं और एक सामूहिक ऑब्जेक्टिव यानी कि साझा उद्देश्य के लिए काम करते हैं साथ में मिलकर। इसको हम बोलते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपका एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम मिलकर किसके लिए काम करते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यानी कि संगठनात्मक उद्देश्य के लिए। तो अगर हम बात करें कि हाँ, अब हमने समझ लिया कि परिवर्तन क्या है, हमने समझ लिया कि संगठन कैसे बनता है, अब हम इस पर बात करेंगे कि संगठनात्मक परिवर्तन क्या होता है। संगठनात्मक परिवर्तन हम उन कार्यों या उन एक्शंस को कहते हैं जो कि मैनेजर या एम्प्लॉइज या प्रबंधन या एक कंपनी या एक व्यवसाय करता है अपने प्रक्रियाओं में, अपने प्रोसेसेस में, अपने संस्कृति में बदलाव लाने के लिए। और बदलाव क्यों लाना चाहता है वो? क्योंकि वह विकास चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है। विकास की ओर बढ़ने के लिए वह बदलाव ज़रूरी है। इसी के साथ साथ आप लोग एक टर्म और बहुत सुनते होंगे जो कि होता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट यानी कि संगठनात्मक परिवर्तन प्रबंधन। अब जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो संगठनात्मक परिवर्तन करने में व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, टीम होती हैं, पूरा संगठन होता है, उसको तैयार किया जाता है कि किस तरीके से हम जिन परिवर्तनों को सोचते हैं कि यह हमें विकास की ओर लेके जाएंगे, उनको हम परिभाषित करते हैं। तो वो होता है हमारा संगठनात्मक परिवर्तन प्रबंधन यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट। अब अगर हम इस पर देखें, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि क्यों ज़रूरी होता है कि आपको बदलाव लाना है, तो क्या है कि मार्केट कंडीशंस में बहुत ही ट्रेंड्स का शिफ्ट हो रहा है, तो रुझानों में बदलाव होता है। अब आप इसको किसी भी तरीके का मान सकते हैं कि कॉम्पिटिटर्स की वजह से हो रहा है आपके, या फिर आपके ग्राहकों की वजह से ये बदलाव आ रहा है, उनकी सोच, उनकी कहीं ना कहीं जो चीज़ उन्हें चाहिए वो बदल रही हैं, उनके टेस्ट प्रेफरेंसेस बदल रहे हैं, जिस वजह से ये बदलाव आ रहा है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे बदलाव आ रहे हैं जिसकी वजह से किसी भी संगठन को यह सोचना चाहिए कि उन्हें क्यों बदलाव की ज़रूरत है। तो पहला अगर हम बात करें तो क्या शिफ्ट आया है? शिफ्ट आया है कि औद्योगिक युग से होकर यानी कि इंडस्ट्रियल एरा से अब हम आ चुके हैं इंफॉर्मेशनल एरा में, या कुछ लोग इसको टेक्नोलॉजिकल एरा भी बोलते हैं। पहले हम इंडस्ट्रियल एरा में थे जहां पर हम ये मानते थे कि ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय है, किसी कंपनी में कार्यरत है वो, तो उसको 18 घंटे भी हम काम करा सकते हैं, 20 घंटे भी काम करा सकते हैं। लेकिन नहीं, आज के युग में आपका एम्प्लॉय बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही समझदार है, वह अपने अधिकारों को जानता है, उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है कि क्या चीज़ कैसे होती है। तो आपको ये बदलाव लाना पड़ेगा, आपको अपनी प्रणालियों को चेंज करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा। आप उन्हीं पुरानी प्रोसेसेस को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम इसमें देखें तो लीडरशिप चेंज हो जाती है। इंडस्ट्रियल एरा यानी कि औद्योगिक युग में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की बात हम करते थे, लेकिन यहाँ पर हम नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम चेंज की बात करें या रुझान की में परिवर्तन की बात करें तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से अब हम, या हमारा झुकाव हो चुका है, या हमारा रुझान हो गया है वैश्विक अर्थव्यवस्था में, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमी में। पहले हम सिर्फ और सिर्फ जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाते थे अपने देश के लोगों के लिए बनाते थे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है, अब हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। हम अपना व्यवसाय अपने देश में ही नहीं, कहीं भी बाहर, अपने देश के बाहर भी किसी और देश में स्थापित कर सकते हैं और लोगों को सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। तो जब ये रुझान बदला है तो हमारे सोचने की, हमारे को अपनी प्रणालियों में परिवर्तन लाना पड़ेगा, तभी तो हम दूसरे देशों के लोगों को समझ पाएंगे कि उनको हमारे व्यवसाय से क्या चीज़ें चाहिए,
उनको कैसी चीज़ें हम प्रोवाइड करवाएं कि हमारा व्यवसाय गतिशील हो सके। और तो और अगर हम रुझानों में परिवर्तन की बात करें तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से हम टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेशन तक यानी कि परिष्कार तक आ चुके हैं। देखिए, हम प्रौद्योगिकी को बढ़ावा तो देते हैं, लेकिन आज के युग में हम सिर्फ बढ़ावे की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसमें और सोफिस्टिकेशन ढूंढ रहे हैं, हम उसमें और परिष्कार ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से हम उसी चीज़ को और आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अब हम स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी की बात ना कर अब हम बात करते हैं चेंज की, कंटिन्यूटी की। अब कोई भी संगठन ये नहीं चाहता कि 10 साल तक वह जैसे काम कर रहा था वह वैसे ही काम करता रहे, नहीं चाहता वह, उसे ग्रोथ देखनी है। और आप संगठन तो छोड़िए, आजकल तो इंसान जो कि इंडिविजुअल लेवल पर या टीम लेवल पर कार्यरत होते हैं वो भी ये देखते हैं कि कौन से संगठन विकासशील हैं, वह उन्हीं में कार्यरत होना चाहते हैं। जो संगठन या जो व्यवसाय स्थिरता की बात करते हैं वह कभी भी उनके साथ एसोसिएट नहीं होना चाहते। तो आप लोग जो कि प्रबंधन के छात्र हैं, ये कभी नहीं चाहेंगे कि जहाँ पर स्टेबिलिटी हो, जिस संस्थान में, जिस संगठन में, वहाँ पर आप ज्वाइन करें। तो जब इसमें इतना बड़ा परिवर्तन है तो संगठन को परिवर्तन तो लाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ अब संगठन जो बात करते हैं वो शॉर्ट टर्म की करते हैं। वो साल बीत गए जब 15-15, 20-20 सालों की प्लानिंग एक साथ कर ली जाती थी। अब संगठनों को पता है कि अगर वो अपने प्रोसेसेस में, अपनी प्रणालियों में चेंज नहीं लाएंगे तो वह बाहर हो जाएंगे कंपटीशन से। तो प्लानिंग लॉन्ग टर्म की होती है, लेकिन स्थिरता के रहते हुए नहीं होती, ज़्यादा फोकस रहता है शॉर्ट टर्म पर। साथ ही साथ केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण पहले हम समझेंगे कि ये होता क्या है, तब हम इस पे बात करेंगे कि हम कहाँ केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण तक आ गए हैं। आपने शायद सेंट्रलाइजेशन सुना होगा, यानी कि केंद्रीकरण। ये संगठन वो होते हैं जहाँ पर सब कुछ पावर, चाहे तो आप कोई भी डिसीजन या लेने की शक्ति की बात करें, वो एक ही के हाथ में होती है। एक ही इंसान टॉप मैनेजमेंट पर होता है और वो ही सारे डिसीजंस लेता है, वो ही सारी प्रणालियां बनाता है, सारे नियम बनाता है संगठन के। तो ये होता है केंद्रीकरण, कि पावर जो है वो कुछ ही लोगों के हाथ में होगी आपके संस्थान में। लेकिन अब हम किसकी बात करते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि अब हमने अथॉरिटी और पावर को डिवाइड कर दिया है अलग अलग स्तर पे। टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास भी उच्च जो प्रबंधन के लोग होते हैं उनके पास कुछ रहेंगी पावर, अथॉरिटी, कुछ मीडियम वर्ग के लोगों के पास, कुछ निचले स्तर के लोगों के पास। तो इससे क्या हुआ है, जो कि थ्योरी वाई के लोग होते हैं उनको बड़ा ही प्रोत्साहन मिलता है, उनको लगता है कि हाँ, संगठन में उनकी भी कोई अहमियत है। तो अब आप ये देखिए, जब हम केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण तक आ पहुंचे हैं, तो आज के टाइम में अगर कोई भी संस्था या कोई भी संगठन अगर बात करता है कि वो अभी भी सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग या सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी करेगा, तो वह सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसको परिवर्तन लाना पड़ेगा। इसके अलावा हम जो रुझान में बदलता हुआ देख रहे हैं वह है हायरार्की से नेटवर्किंग की तरफ। अब स्ट्रिक्ट हायरार्की नहीं होती है या पदानुक्रम नहीं होता है। आप कुछ लोग बात करते हैं अमेरिकन कल्चर की, तो वहाँ पर अगर आप देखें तो सीनियर और जूनियर में आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। एक जूनियर जो कि 20 साल छोटा है वो भी सीनियर को उसके नाम से बुलाता है। हाँ, लेवल स्तर अलग है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों में ये कोशिश करी गई है कि बहुत ज़्यादा स्तर का डिफरेंस ना हो। क्यों? क्योंकि अब हम मिलजुल के काम करने की बातों को करते हैं। अगर कोई टॉप मैनेजर है और वो लोअर लेवल मैनेजर के साथ काम कर रहा है तो वो मिलजुल के काम करता है, वो नेटवर्क बना के काम करता है, ना कि
अपनी हायरार्की को मेंटेन करके काम करता है। तो यह एक बहुत ही बड़ा बदलाव है लोगों की सोच में, लोगों की समझ में। और जब यह बदलाव आया है तो संगठन को तो बदलना ही पड़ेगा। साथ ही साथ हम कंटिन्यूटी से लेकर परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अब हमें ये चाहिए कि चेंज आना चाहिए, सिर्फ चीज़ें चलनी नहीं चाहिए, उसमें बदलाव दिखना भी चाहिए। तो ये जो रुझानों में बदलाव है, या हम कहें कि शिफ्ट है ट्रेंड्स में, इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस को बदलाव लाना पड़ रहा है और लाना भी चाहिए, मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि अगर नहीं लाएंगे तो वह सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आगे ये समझते हैं कि परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है। आपने एक टर्म सुना होगा, प्रदर्शन अंतर, यानी कि परफॉर्मेंस गैप। क्या होता है ये परफॉर्मेंस गैप? परफॉर्मेंस गैप होता है कि आपने कुछ डिजायर्ड परफॉर्मेंस की बात करी हुई है, जो कि आप चाहते हैं कि ये होना चाहिए, वांछित प्रदर्शन, जो आप मानते हैं कि मेरी कंपनी या मेरा संगठन इस लेवल तक पहुंचे या इस प्रदर्शन को दिखाए। और एक होता है मौजूदा स्टैंडर्ड्स, मौजूदा प्रदर्शन, जो कि आपको एक्चुअल स्टैंडर्ड्स दिख रहे हैं या एक्चुअल परफॉर्मेंस दिख रही है। अब आपने एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा रखी थी और आपकी जो मौजूदा परफॉर्मेंस है वो कम है, तो आपको इसमें समझ आ गया कि कहीं ना कहीं एक गैप है, एक अंतर है। अब अंतर आया है तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि ये अंतर किस वजह से आया है, क्यों आपकी कंपनी या आपका व्यवसाय गतिशील नहीं हो पा रहा। आप सोच तो आगे कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो विकासशीलता नहीं मिल पा रही है उन प्रयासों से। तो क्या इसका मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं गैप है। अब उस गैप को आप एनालाइज करिए। कैसे एनालाइज करेंगे? कैसे उसका विश्लेषण करेंगे आप उसका विश्लेषण करते हैं अपनी वर्तमान प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए। आप देखेंगे कि मेरी जो करंट प्रोसीजर्स हैं या करंट प्रैक्टिसेस हैं, वर्तमान प्रतिक्रियाएं हैं, वह कहीं ना कहीं अप टू स्टैंडर्ड नहीं है। उनमें आप ढूंढेंगे कि किसको मैं सही कर कर आगे बढ़ सकता हूँ। हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी होती हैं। अगर हम छोटी सी चीज़ अपने ही संगठन के अंदर देखेंगे तो हमें सब समझ आएगा कि कहाँ पर गैप है, कहाँ अंतर आ रहा है, किसकी वजह से अंतर आ रहा है। फिर आप ये सोचिए कि उस अंतर को, जो आपने वर्तमान प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया है, तो आपको समझ आ गया कि ये दिक्कत है। फिर आप कहाँ से, कैसे, कौन से नए विचार के साथ, कौन सी नई टेक्नोलॉजी के साथ उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको समझ आएगा कि हाँ, आपको परिवर्तन की आवश्यकता है भी या नहीं। बहुत बार बहुत से संस्थान या संगठन परिवर्तन इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि उनके आसपास के संगठन परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। यह एक बहुत ही गलत सोच है कि मार्केट में ये शब्द चल रहा है संगठनात्मक परिवर्तन, तो चलिए हमको भी परिवर्तन करना है। नहीं, आप विश्लेषण करिए, आप अपने कंपनी में परफॉर्मेंस गैप देखिए। ज़रूरी नहीं है कि आपकी कंपनी में गैप हो ही है तो बिल्कुल आप आगे बढ़िए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दूसरों को देखते हुए कि सब बदल रहे हैं तो हमें भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि बदलाव कितना लाना है, कब लाना है, कैसे लाना है। ये अपने ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका महत्व क्या है, इससे फ़ायदा क्या मिलेगा आपको। मैं काफ़ी देर से बता रही हूँ संगठनात्मक परिवर्तन। तो एक व्यवसाय को या एक मैनेजर को, एक प्रबंधन को, मैनेजमेंट को क्या फ़ायदा मिलेगा या इसके क्या महत्व होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो इससे नवाचार आते हैं कंपनी के अंदर, इनोवेशन आता है। अब जब इनोवेशन आएगा तो कहीं ना कहीं विकास तो होगा ही। जब आप क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं तो विकास होना जाहिर सी बात है। और सिर्फ यही नहीं, जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो परिवर्तन हमारे कर्मचारियों को
प्रोत्साहित करता है कि वो अपने अंदर नई कौशल, नए स्किल्स को डेवलप करें। क्यों? क्योंकि जब परिवर्तन होगा तो उन्हें नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, और जब नई चीज़ें सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो सबसे अच्छी चीज़ परिवर्तन की होती है कि हमारे जो कर्मचारी होते हैं वो कंटिन्यूस प्रगतिशील मोड में रहते हैं, वो नई नई चीज़ें सीखने की होड़ में रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्हें सर्वाइव करना है अच्छे से अपनी कंपनी में, अपनी कंपनी को आगे लेके जाना है, तो उन्हें नई चीज़ें, नए कौशल सीखने ही पड़ेंगे। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ रहती है, या ये कहिए कि बहुत ही खूबसूरत चीज़ है संगठनात्मक परिवर्तन की। और सिर्फ यही नहीं, इससे क्या हो रहा है, कर्मचारियों का विकास। जब आप कोई नई कौशल सीखते हैं, नया स्किल डेवलप करते हैं, तो आप ही का विकास हो रहा है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि कंपनी ग्रो नहीं कर रही, संगठन भी ग्रो कर रहा है, संगठन का भी विकास हो रहा है, बट आपका भी तो हो रहा है। एज अ कर्मचारी, एज अ एम्प्लॉय, एक इंडिविजुअल के तौर पर आप भी ग्रो कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो छात्र ये समझते हैं कि हमें परिवर्तन नहीं लाना चाहिए, क्यों? क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, हम चीज़ों को बदलना नहीं चाहते, तो यह गलत है। यह आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है, और अभी आप प्रगतिशील मोड में हैं, तो परिवर्तन की बात करिए। साथ ही साथ मैं कहूँगी कि हाँ, ये भविष्य के जोखिम, फ्यूचर रिस्क जो होते हैं, उनकी अनसर्टेनिटी को कम करता है। क्यों? क्योंकि हम उसी माइंडसेट से सोचने लगते हैं, हम स्टेबिलिटी की बात नहीं करते हैं, हम सोचने लगते हैं, हमारी सोच बढ़ती है। तो जब हम नई चीज़ों की लेकर बात करेंगे तो हमारी सोच और ग्रो कर रही है, और एक्सपैंड हो रही है, और वास्ट जा रही है। तो क्या होगा उससे? जो फ्यूचर रिस्क होते हैं, जो जोखिम होते हैं, जो कि अनिश्चितता पैदा करते हैं, वह आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने आसपास के वातावरण को भाप चुके हो, समझ चुके हो, समझते हो। तो इसलिए साथ ही साथ जब हम परिवर्तन संगठनों को अधिक प्रभावी और कुशल बनाते हैं इसी चीज़ से। अच्छा, आपने दो टर्म सुने होंगे, इफेक्टिव और एफिशिएंट। जैसा कि मैंने बोला, प्रभावी और कुशल। क्या इसमें कोई अंतर है इफेक्टिव और एफिशिएंट होने में? बिल्कुल है। बहुत सारे मैनेजमेंट के जो छात्र होते हैं वह ये नहीं समझ पाते कि हाँ, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी कैसे अलग अलग है। मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे कि आपके बॉस ने आपको बोला कि आपको यह कार्य 10 घंटे में ख़त्म करना है, और आपने वह कार्य 10 घंटे में ख़त्म कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप क्या हैं? इफेक्टिव, यानी कि आप प्रभावी हैं। आपने वो कार्य उसी नियत समय में ख़त्म कर दिया, तो वो क्या होता है? टाइम बाउंड होता है। लेकिन अगर हम कहें कि आपको एफिशिएंट बनना है, तो एफिशिएंट का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट के कॉन्टेक्स्ट में, कि आप कम इनपुट लेकर वही सेम आउटपुट दे पा रहे हैं, या वही इनपुट लेकर आप ज़्यादा आउटपुट दे पा रहे हैं। तब हम कहेंगे कि हाँ, यह कर्मचारी या यह संगठन एफिशिएंट है। तो याद रखिएगा, जब हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो हम उसे टाइम बाउंड बात करते हैं, कि हमने ये सोचा था कि हमें अपना मार्केट शेयर 10% बनाना है, तो हमने 10% बढ़ा लिया। इसका मतलब कि आप इफेक्टिव हैं, आपने जो तय किया वह आपने पा लिया। एफिशिएंसी को जब भी हम मापते हैं तो हम उसको इनपुट और आउटपुट के कॉन्टेक्स्ट में ही मापते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है लोगों से इंटरव्यूज़ में, कि इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस रहता है। इसके अलावा अगर हम संगठनात्मक परिवर्तन के महत्व की बात करें तो हाँ, बिल्कुल, यह बढ़ावा देता है कंटिन्यूस और वैल्यूएबल चेंजेस को। क्यों? जिससे कि आप कॉम्पिटिटिव एज रहता है आपके संगठन के पास, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ आपको मिलता है। आप और कंपनियों के और व्यवसायों के कॉन्टेक्स्ट में आप हमेशा उनसे आगे रहेंगे अगर आप
अपने कंपनी में, अपने संगठन में वैल्यूएबल, प्रभावपूर्ण परिवर्तन लेकर आते हैं तो आपको हमेशा कॉम्पिटिटिव एज रहेगा, आप हमेशा उनसे 2 कदम आगे रहेंगे, आपकी सोच हमेशा 2 कदम आगे रहेगी, तो उसका बेनिफिट हमेशा आपको मिलता है, आपके संगठन को मिलता है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि संगठनात्मक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जब हम कारकों की बात करते हैं तो कारक में 2 तरीके के कारक होते हैं, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। अब पहले हम समझेंगे कि आंतरिक कारक और बाह्य कारक में डिफरेंस क्या है। आंतरिक कारक वह कारक होते हैं जो कि संगठन के अंदर की मौजूदा स्थितियों या लोगों के द्वारा पैदा किए जाते हैं, और बाह्य कारक होते हैं जो आपके बाहरी वातावरण से बनते हैं। अगर हम इंटरनल की बात करें यानी कि आंतरिक कारक की, तो क्या हुआ कि आपकी कंपनी में आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, कर्मचारी होते हैं, आपकी कुछ प्रणालियां होती हैं, प्रोसेसेस होते हैं, आपकी संस्कृति होती है, कल्चर होता है। इन सब चीज़ों से मिलकर, या वर्किंग कंडीशंस होती हैं, इन सब चीज़ों से मिलकर, या आप ये कहिए कि यह सब मिलकर जब परिवर्तन को इफ़ेक्ट करते हैं या इम्पैक्ट डालते हैं तो वह होते हैं आंतरिक कारक। बाह्य कारक होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट, आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके कस्टमर्स, ये सब आप पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। अभी हम इसी सत्र में आगे इन पर और डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि आंतरिक कारक यानी कि कौन से ऐसे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी संगठन को प्रेरित करते हैं कि हाँ, बदलाव या परिवर्तन लाना है। तो पहला इसमें होता है नेतृत्व। आपका लीडर कैसा है, आपका नेता कैसा है, उसकी सोच कैसी है। अगर उसकी सोच है कि कंपनी या व्यवसाय आपका स्थिरता पे रहे, एक स्टेटस क्यों बना रहे, तो याद रखिएगा आपकी कंपनी कभी भी नवाचार की बात नहीं करेगी, इनोवेशन की बात नहीं करेगी। आपकी कंपनी कभी भी परिवर्तन यानी कि चेंज की बात नहीं करेगी। आपकी कंपनी विकास यानी कि डेवलपमेंट की बात नहीं करेगी। लेकिन इसी के विपरीत अगर आपका नेता ऐसे ख्यालों का है जो मानता है कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए, नवाचार आना चाहिए, नए लोगों को बढ़ावा देना चाहिए, उनकी सोच के बारे में सुनना चाहिए, उनकी सोच को लेकर आना चाहिए, तो यकीन मानिए आपकी संगठन, आपका व्यवसाय कहीं ना कहीं परिवर्तन लेकर आएगा, क्योंकि आपका नेता ऐसा है। आपके जो लीडर हैं वो चाहते हैं कि नवाचार आए। अगर हम इसमें एग्जाम्पल लें तो कहीं ना कहीं हम इसमें गूगल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। गूगल के जितने भी नेतृत्व लेवल पर लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। तभी आप देखिए वह समय से पहले ही चीज़ों को भांपते हैं कि उनके एनवायरनमेंट में क्या है, उनके कस्टमर्स को क्या चाहिए, उनके गवर्नमेंट को क्या चाहिए, वो पहले ही भांपते हैं और लेकर आते हैं बदलाव को। तो इंटरनल यानी कि आंतरिक कारकों में सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने अभी बात किया वो है नेतृत्व यानी कि लीडरशिप। आपके नेता का लीडरशिप स्टाइल कैसा है, वो सपोर्टिव है, ऑटोक्रेटिक है या क्या है। साथ ही साथ अगर हम इंटरनल यानी कि आंतरिक कारकों की बात करें तो एक और होता है जो कि है संगठनात्मक संस्कृति यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। जब हम कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर बनता है लोगों से, उनके बिलीफ से, उनकी सोच से, उनकी वैल्यूज से, वो किस चीज़ को मूल्यवान मानते हैं। तो अगर आपकी कंपनी का कल्चर है जिसमें महत्वता दी जाती है कि लोग नई चीज़ें लेकर आएं,
एक दूसरे में ट्रस्ट है, अगर आपने ऐसा कल्चर बना रखा है, तो यकीन मानिए आपका संगठन परिवर्तन की बातें करेगा, आप स्थिरता की बातें कभी नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर मैं एक और इंटरनल फैक्टर यानी कि आंतरिक कारक की बात करूं तो वह होता है कर्मचारी का खुद का दृष्टिकोण और व्यवहार। बिल्कुल मैंने बोला कि आपका लीडरशिप स्टाइल कैसा है, आपका नेता कैसा है, उस पर यह निर्भर करता है कि आप चेंजेस लेकर आएंगे या नहीं। लेकिन क्या एक नेता की सोच से ही सिर्फ आप बदलाव ला सकते हैं? नहीं। नेता की सोच हो सकती है, उसकी समझ हो सकती है, उसका एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन उसको कार्यान्वित करने के लिए तो आपको कर्मचारी ही चाहिए। और अगर आपका कर्मचारी मोटिवेटेड है, आपका कर्मचारी का दृष्टिकोण है बदलाव का, परिवर्तन का, तभी वो चीज़ें एक्चुअल तरीके से इम्प्लीमेंट होती हैं। तो नेतृत्व के साथ साथ यह भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारी कैसे हैं, क्या उनका माइंडसेट स्टेबिलिटी, स्टेडीनेस, रिजिडनेस पर ही निर्भर करता है या वह भी आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो ये एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमने अभी करी। इसके अलावा अगर हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करें यानी कि आंतरिक कारक की बात करें, तो संसाधन आवंटन एक सबसे महत्वपूर्ण, आप कहेंगे कि हर चीज़ पर मैं बोल रही हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण, कहीं ना कहीं हर कारक ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है जब हम संगठनात्मक परिवर्तन की बात करते हैं। तो रिसोर्स एलोकेशन यानी कि संसाधन का आवंटन, यह एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि क्या हम नई चीज़ों के लिए, नवाचार के लिए कुछ फंड कंपनी में रखते हैं। क्योंकि अगर आपके पास वो रिसोर्सेज आप नहीं देंगे तो आप कहाँ से परिवर्तन की बात करेंगे। तो अगर पहले से ही आपने अपनी रिसोर्सेज में एक फंड एलोकेट किया है, एक रिसोर्स एलोकेट करी हुई है कि हाँ भाई, इसके लिए, परिवर्तन के लिए हम इन सब चीज़ों पे, इस टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करेंगे, तभी तो आपकी कंपनी परिवर्तन की बात करेगी। अगर कोई रिसोर्सेज ही नहीं है आपके पास, संसाधन ही नहीं है आपके पास, तो सोच होते हुए भी आप उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, और जब इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो चेंज नहीं आ पाएगा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या कुछ रिसोर्सेज आपने एलोकेट करी हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। इसके अलावा जब हम आंतरिक कारक की बात करते हैं यानी कि इंटरनल फैक्टर्स, तो एक और होता है स्ट्रक्चरल डिजाइन यानी कि संरचनात्मक डिजाइन। किसी भी संगठन में एक संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। हम कई जगहों पर फॉर्मल यानी कि औपचारिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कहीं पर हम इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक संरचना की बात करते हैं, कहीं पर किसी संगठन में मिक्स्ड होता है कल्चर या संरचना आप बोल सकते हैं। तो आपके संगठन का संरचनात्मक डिजाइन कैसा है? क्या उसमें स्कोप है कुछ भी बदलाव लाने का, या आप बहुत ही रिजिड तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह? तो अगर आपने थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा लचीलापन उसमें दिया हुआ है, तब तो आप चेंज या परिवर्तन की बात कर पाते हैं और मोटिवेट भी होते हैं। नहीं तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि कंपनी को कहीं ना कहीं पीछे खींचता है, बदलाव की ओर आगे नहीं बढ़ाता। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण कारक होता है इंटरनल फैक्टर्स में ही, कंपनी की प्रणालियां और प्रक्रियाएं यानी कि सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स।
जब हम सिस्टम्स की बात करते हैं तो क्या आपने उन सिस्टम्स में इतना स्कोप दिया है कि आपका एम्प्लॉय, आपका कर्मचारी खुलकर आकर आपको बता पाए, अपने नेता को बता पाए कि मैं इस चीज़ में यह बदलाव लाना चाहता हूँ? क्या आपने उसको इतनी छूट दे रखी है या उतना सशक्तिकरण उसका आपने किया हुआ है कि वह अपनी सोच को कोई दिशा दिखा सके? अगर ये सब नहीं है, अगर आपने एम्पावर नहीं किया हुआ अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कर्मचारियों को, तो थोड़ा मुश्किल है। तो जैसे हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आपके जो सिस्टम्स और प्रोसीजर्स हैं उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, आप एम्पावर करते हैं लोगों को, आप उनको प्रोत्साहित करते हैं नए बदलावों के लिए, तो यकीन मानिए आपकी कंपनी बदलाव लाने की तरफ बढ़ेगी। लेकिन वहीं पर अगर आपके कर्मचारी ने कोई चीज़ अच्छी नए ढंग से करी लेकिन आपको नहीं अच्छी लगी, या आप पुराने ही चीज़ों की तरह करना चाहते हैं, आपने समझा ही नहीं कि क्यों ज़रूरत थी उस नई चीज़ की, आपने बस ये सोच के कि वो एक छोटा कर्मचारी है आपसे पद में, आपने उसे सब मना कर दिया, तो ऐसे नहीं हो पाएगा, तो परिवर्तन की बात नहीं हो पाती है। आखिरी में मैं जिस पे बात करने वाली हूँ वह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, जो कि है कम्युनिकेशन, संचार। जब हम संचार की बात करते हैं, संचार से आप क्या समझते हैं या कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं? क्योंकि एक मैनेजमेंट स्टूडेंट, एक प्रबंधन के छात्र के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है यह समझना कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ लोगों का मानना होता है, कभी कभी लोग ये कहते हैं कि आपने अपनी बात दूसरे को पहुंचा दी, लेकिन कम्युनिकेशन ये नहीं है। कम्युनिकेशन होता है कि आपने अपनी बात या अपनी फीलिंग्स या कोई इंफॉर्मेशन आपने दूसरे के साथ साझा करी, और क्या वह व्यक्ति जो दूसरा पर्सन है आपकी इंफॉर्मेशन को, आपके जो भी आपने चीज़ डेटा साझा किया है, जो भी चीज़, क्या वो भी उसी तरीके से उसका मतलब निकाल पाया है? आपको वो फीडबैक देगा, तब जाके कम्युनिकेशन पूरा होता है। तो जिस भी व्यवसाय में या संगठन में स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कि अगर मैं निचले स्तर पर भी काम करती हूँ, मैं लोअर लेवल मैनेजर हूँ, लेकिन अगर मुझे अपने सीनियर लेवल मैनेजर से बात करनी है तो मैं आराम से जाके उससे बात कर सकती हूँ। इतना फ्री फ्लो है, हायरार्कीज नहीं है कि पहले मुझे अपने सीनियर से बात करनी पड़ेगी, फिर मेरा सीनियर दूसरे से बात करेगा, फिर वो अपने सीनियर से, तब जाके मैं टॉप मैनेजमेंट के पास पहुँच पाऊँ। हायरार्कीज नहीं है, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, कोई भी किसी से भी कैसे भी बात कर सकता है। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग अगर होगा तो लोगों के अंदर ट्रस्ट बढ़ाएगा, लोगों में ट्रस्ट बढ़ेगा तो कर्मचारियों को, अगर हम कर्मचारी की ही बात करें तो कर्मचारियों में जब आपस में ट्रस्ट बढ़ेगा, कर्मचारी जब ये मानेंगे कि हाँ संस्था भी उनके साथ है, उनका मैनेजर उनके साथ है, तो वह और नए विचारों को लेकर आएंगे और फिर उनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो ये जो हमने फैक्टर्स पढ़े हैं ये सब आंतरिक फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है जब हम बात करते हैं संगठनात्मक परिवर्तन की। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाह्य कारकों की, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब जब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमारी संस्था के बाहर के वातावरण में हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कॉम्पिटिटर्स हों, वह हमारे को, हमारी संस्था को, हमारे संगठन को किस तरीके से प्रभावित करते हैं कि हम परिवर्तन की तरफ बढ़ते हैं या परिवर्तन से दूर होते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। तो अगर हम सबसे पहला फैक्टर की बात करें या सबसे पहले कारक की बात करें तो वह होता है मार्केट कंडीशंस। बाजार की स्थितियां क्या हैं, क्या मार्केट में लोग चाहते हैं कि आप नए प्रोसेसेस, नई चीज़ें, नए उत्पाद
नए प्रोडक्ट्स, नई सर्विसेज लेकर आएं। जैसा कि अगर मैं छोटा सा उदाहरण लूं, जब सैमसंग कंपनी अपने एंड्रॉयड फोन्स को लेकर आई थी, उस टाइम पर कोई नहीं बात कर रहा था। नोकिया जो कि बहुत बड़ी कंपनी थी, उसने भी नहीं सोचा ज़्यादा, लेकिन सैमसंग ने पहले से ही भाप लिया कि उसके कस्टमर्स, उसके ग्राहकों को आखिर चाहिए क्या, आगे आने वाला समय किस चीज़ का है। तो उन्होंने इन सब चीज़ों पे कार्य किया, और कार्य किया तो परिणाम भी आपके सामने हैं। नोकिया जो कि इतनी बड़ी कंपनी थी, वो फेल हो गई और सैमसंग उससे आगे निकल गई। तो ये मैंने एक छोटा सा कंपनी का एग्जाम्पल दिया है। तो आपको अपनी मार्केट कंडीशंस में देखना होगा, आपको अपने आसपास देखना होगा कि आपके ग्राहक आगे आने वाले समय में आपसे किस उत्पाद की मांग रखते हैं या इच्छा रखते हैं, उनके टेस्ट और प्रेफरेंसेस में क्या क्या बदलाव आ रहा है, ये आपको पहले से ही भापना पड़ेगा। और देखिए, मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही आप परिवर्तन भी लाते हैं। जैसे अगर हम आज से बहुत साल पहले जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, तब वहाँ पर लोगों की, ग्राहकों की सोच बहुत ज़्यादा विकसित नहीं थी, या यह कहिए कि वह एक ही से प्रोडक्ट्स में सब खुश रहते थे। लेकिन आज का अगर ग्राहक की हम बात करें तो हर ग्राहक को अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, अपनी इच्छाओं के हिसाब से उत्पाद चाहिए, प्रोडक्ट्स चाहिए। कस्टमाइजेशन बढ़ गया है, पहले स्टैंडर्डाइजेशन था। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, विनियामक वातावरण, विनियामक वातावरण, आपका जो एनवायरनमेंट है वो किस तरीके से कैसे रेगुलेट कर रहा है, वह बहुत ही इम्पैक्ट डालता है आपके संगठनात्मक परिवर्तन पर। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तकनीक आपकी कितनी आगे बढ़ रही है, क्या आपका व्यवसाय या आपकी संगठन तकनीक को आगे बढ़ावा देने में जोर दे रहा है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बात किया था कि अब हम आजकल सोफिस्टिकेशन की बात करने लग गए हैं। तो क्या हम कंपनी में रहते हुए इस पर बात करते हैं कि नहीं। और देखिए, अगर हम इसी एग्जाम्पल को लें जो मैंने अभी सैमसंग का एग्जाम्पल लिया, तो क्या हुआ, सैमसंग अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स लेकर आया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं नोकिया ने भी ये चीज़ सोची। तो नोकिया ने क्या देखा होगा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि उन्होंने बहुत समय लगा दिया यह सोचने में, जिसकी वजह से उनकी स्थिति थोड़ी खराब हुई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक्सटर्नल फैक्टर में आता है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन, अब जब हम कहीं पर भी जाकर अपनी कंट्री के अलावा, अपने देश के अलावा हम बाहर कहीं पर भी जाकर अपना व्यवसाय खोल सकते हैं, लोगों से व्यवसाय कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कंपनीज़ में। जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले कल्चर की बात कर रही थी कि अमेरिका में कल्चर होता है, अगर 20 साल बड़ा भी इंसान है तो आप उसको नाम से बुलाते हैं, उसके फर्स्ट नेम से। लेकिन वहीं अगर हम भारतीय कल्चर की बात करें तो आप सर, मैम ये यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप अमेरिका में जाकर अपना व्यवसाय खोल रहे हैं तो आपको उनके कल्चर के हिसाब से चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आजकल संगठन बहुत सारे परिवर्तन लाने के बारे में सोच रहे हैं और परिवर्तन ला भी रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की वजह से है। अगर इसी में मैं एक एग्जांपल लाऊं तो मैकडॉनल्ड्स जाना जाता है अपने मांसाहारी भोजन के लिए, लेकिन जब वह भारत में आया तो वह अपनी उन्हीं मांसाहारी डिशेस के साथ आया, लेकिन वहीं उसे मात खानी पड़ी। लेकिन उसने बहुत ही जल्दी इस चीज़ को भाप लिया, इस चीज़ को समझ लिया कि हाँ, अगर मैं दूसरे देश में आया हूँ तो मुझे वहाँ की संस्कृति के हिसाब से, वहाँ के कल्चर के हिसाब से अपने मेन्यू को डिज़ाइन करना पड़ेगा, और वो उन्होंने किया। तो ये है बाहरी फैक्टर जिसकी वजह से कोई भी संगठन परिवर्तन लाती है।
इसके अलावा अगर हम बाह्य कारकों की बात करें तो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके देश में रिसेशन है या आपकी देश की जीडीपी आगे बढ़ रही है, यह आपके व्यवसाय को भी बहुत इम्पैक्ट करता है, और जब इम्पैक्ट करता है तो उसी के हिसाब से आप परिवर्तन या तो लाएंगे या नहीं लाएंगे, या परिवर्तन कौन से लाएंगे यह उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि आपके नेशन की इकोनॉमी, आपके देश की आर्थिक कंडीशंस आपके व्यवसाय को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाह्य कारक हो जाता है किसी भी व्यवसाय को, जब वह सोच में होता है कि हमें परिवर्तन लाने हैं, कौन से लाने हैं, कैसे लाने हैं, क्या लाने हैं। उस वक्त सिर्फ यही नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक रुझान यानी कि सोशल एंड कल्चरल ट्रेंड्स क्या हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ग्लोबलाइजेशन के वक्त एग्जाम्पल दिया मैकडॉनल्ड्स, तो आप उसी एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि मैकडॉनल्ड्स ने क्या किया, पहले कल्चर नहीं समझा था लोगों की, और हमारी सोसाइटी, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय सोसाइटी को नहीं समझा था। तो जो भी सोसाइटी होती है या वहाँ का कल्चर होता है, ये बहुत इम्पैक्ट करता है कि आप किस तरीके के चेंज या किस तरीके के बदलाव या परिवर्तन अपने संस्थान में लाएंगे। साथ ही साथ सप्लायर और पार्टनरशिप का क्या रिलेशन होता है, सप्लाई चेन मैकेनिज्म की बात होती है इसमें पूरी। और तो और नेचुरल और पॉलिटिकल इवेंट्स, अगर हम नेचुरल इवेंट्स की बात करें तो जैसे कि अर्थक्वेक आया या कोई भी नेचुरल कैलामिटी या नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, या फिर अगर हम पॉलिटिकल इवेंट्स की बात करें तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उस समय पावर में है, वह आपके व्यवसाय को बिल्कुल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। क्योंकि उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की क्या सोच है, वो किन चीज़ों पर रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हैं, यह बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा कि आप अपने संस्था में या आप अपने संगठन में किस तरीके के बदलाव या किस तरीके के परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर तो हमने आंतरिक और बाह्य कारकों की बात करी। मैं समझती हूँ कि आप अब समझ पा रहे होंगे कि कैसे किसी भी संगठन को जब परिवर्तन लाना होता है तो वह अपने इंटरनल फैक्टर्स को देखती है कि कौन से ऐसे कारक हैं जो उसे मोटिवेट कर रहे हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी देखती है, यानी कि बाह्य कारकों को भी देखती है। बाकी जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो परिवर्तन 3 स्तर पे हो सकता है। एक तो व्यक्तिगत स्तर पे यानी कि इंडिविजुअल लेवल, एक होता है टीम और समूह लेवल, एक होता है संगठनात्मक स्तर। जैसे अगर मैं बात करूँ, आपने परिवर्तन की बात करी, एक संस्था में एक कर्मचारी है, उस कर्मचारी ने बोला कि मुझे ये स्किल सेट सीखना है या ये बदलाव अपने अंदर लाना है, तो यह हुआ व्यक्तिगत स्तर पे बदलाव या परिवर्तन। एक टीम ने सोचा कि हमारे को ये चीज़ अलग करनी है इस सत्र में या इस सेशन में या इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो वह हुआ टीम या समूह के स्तर पर बदलाव। एक हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, यह आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि 2 कंपनियों का मर्जर हुआ। जब मर्जर हुआ तो टीम ए या कंपनी ए जो है वो, उसके पास मार्केट शेयर ज़्यादा हैं और कंपनी बी के कंपैरिजन में। तो कंपनी ए का जो अपना कल्चर है वो कंपनी बी में जब मर्ज कर रही है तो कंपनी बी के जो कर्मचारी हैं उनको वही संस्कृति अपनानी पड़ेगी। तो ये क्या बदलाव हुआ कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन वाइड में ही चेंज हो गया। पहले 2 अलग अलग कंपनियां थीं, अब दोनों साथ में मिली, उनको अपना कल्चर डेवलप करना है, एक नई प्रणाली लेकर आनी है, नए प्रोसेसेस, नए सिस्टम्स बनाने हैं। तो यह हो गया कहीं ना कहीं संगठनात्मक स्तर पर बदलाव। आगे अगर अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि हम बात करेंगे संगठनात्मक परिवर्तन के प्रकारों पर भी, यानी कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। तो अगर हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की बात करें तो सबसे पहला इसमें जिस पर मैं प्रकाश डालूंगी थोड़ा सा, वह है संगठनात्मक व्यापी परिवर्तन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन वाइड चेंज।
जब भी आप कोई परिवर्तन लाते हैं और वह परिवर्तन इम्पैक्ट करता है संगठन के हर एक कर्मचारी को, तो उसको हम बोलते हैं संस्था या संगठन व्यापी परिवर्तन। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं कि आपके जो पहले सीईओ थे कंपनी में, वो ऑटोक्रेटिक लीडर थे। वो यह मानते थे कि मुझे ऑर्डर देना है तभी लोग काम करेंगे, लोग काम नहीं करते हैं, ये सारी चीज़। अब किसी भी वजह से आपके लीडर में चेंज आया। चेंज क्या आया कि उन लीडर की जगह अब दूसरे लीडर आ गए, और जो दूसरे लीडर हैं वो टीम वर्क पे फोकस करते हैं, वो सपोर्टिव हैं, वो बहुत ही ओपन माइंडेड हैं, वो बहुत ही इनोवेशन की बात करते हैं। तो अब आप देखिए, जो चेंजेस आएंगे, जो परिवर्तन आएंगे, वो किसी एक समूह के लिए नहीं होंगे, वह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होंगे। वो जो नया नेता आया है कंपनी में सीईओ बनकर, वह जो भी परिवर्तन लाएगा या उसकी सोच की वजह से जो भी परिवर्तन आएंगे, वो पूरी संगठन में व्याप्त होंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं संगठन व्यापी परिवर्तन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, दूसरा होता है सब सिस्टम परिवर्तन। सब सिस्टम परिवर्तन का मतलब है किसी लेवल पर, किसी डिपार्टमेंट के लेवल पर, किसी समूह के लेवल पर, समूह के स्तर पर या ग्रुप के स्तर पर आप कुछ बदलाव लेकर आ रहे हैं, कुछ परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। आप बहुत बड़े परिवर्तनों की बात नहीं कर रहे हैं, आप एकदम ड्रास्टिक चेंजेस की बात नहीं कर रहे हैं। आपने जैसा कि अगर मैं एग्जांपल दूं, एक उदाहरण, कि आपकी कंपनी में मार्केटिंग के लोग हैं, तो मार्केटिंग के लोग फील्ड पे जाते हैं, तो आपने उनके लिए ये कह दिया कि अब आप बायोमेट्रिक इंप्रेशन नहीं करेंगे। ये चेंज आप छोटा सा लेकर आए हैं, बाकी कंपनी वाले बायोमेट्रिक इंप्रेशन करेंगे, लेकिन जो लोग फील्ड पे जा रहे हैं उनको ज़रूरत नहीं है। तो ये एक छोटा सा चेंज है। या फिर आपने अपने किसी एक छोटे से समूह में या छोटे से डिपार्टमेंट में आपने कहा कि एक प्रोफेशनल अटायर हुआ करेगा जब हम कंपनी में आते हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स में नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें सबके लिए परिवर्तन नहीं लाना, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में होना चाहिए। तो ये हो गया सब सिस्टम लेवल चेंज, जो कि छोटे छोटे लेवल्स पर चेंज हो रहा है, जो कि पूरी संस्था को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है या पूरे संस्था के कर्मचारी या प्रणालियों को साथ में नहीं ले रहा है, सिर्फ एक सब सिस्टम पर हम वो चेंज करके देखना चाहते हैं। कभी कभी जिन परिवर्तन के लिए हम बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होते हैं या हमें डाउट होता है कि क्या ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये परिवर्तन सही रहेंगे कि नहीं, तो हम सब सिस्टम लेवल पर वो बदलाव लेकर आते हैं, जिससे कि हम समझ पाएँ कि अगर ये परिवर्तन अच्छा नहीं है तो हम इससे थोड़ा दूर रहें। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, यानी कि परिवर्तनकारी परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, एकदम से पूरा बदलाव आपकी कार्य प्रणाली में। इसमें अगर मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे कि कोविड के टाइम पर हुआ, बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे व्यवसाय कभी भी ऑनलाइन माध्यम को बात ही नहीं करते थे। बढ़ावा देना तो बहुत दूर की बात है, बात ही नहीं करते थे। लेकिन सिर्फ एक कोविड की वजह से उनकी प्रणाली में इतना बड़ा बदलाव आया कि सब लोग ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन प्रोसेसेस पर आ गए। तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है। वृद्धिशील चेंज होता है इंक्रीमेंटल चेंज, जो कि आप छोटे छोटे चेंजेस लेकर आते हो, धीरे धीरे लाते हो, जैसे कि टीसीएस करती थी। टीसीएस बहुत समय से वो तो ऑनलाइन या वर्क रिमोट प्लेसेस उनकी चलती हैं, उनके बहुत सारे कर्मचारी घर से बैठकर पहले से ही काम करते थे, कोविड से पहले से भी। तो वो उनके इंक्रीमेंटल चेंज है, वो धीरे धीरे वो बदलाव ला रहे थे, ये सोच के नहीं ला रहे थे, लेकिन हाँ उन्होंने अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से वो बदलाव लाए थे। इसके अलावा एक होता है डेवलपमेंटल चेंज, जैसा कि मैंने आपको सैमसंग का एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने खुद से सोचा कि हमें आगे बढ़कर ये चेंज लाना चाहिए, ये आगे हमारे ग्राहक चाहते हैं, तो ये हुआ डेवलपमेंटल चेंज कि हमने एक विकास के बारे में सोचते हुए हम उस चेंज को, उस परिवर्तन को लेकर आए। लेकिन इसी के विपरीत एक होता है उपचारात्मक परिवर्तन, यानी कि रेमेडियल चेंज, जो कि नोकिया ने किया
कि अब उनको समझ आ गया कि उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि वो भी अपनी प्रोसेसेस में, अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस लेकर आएं। तो वो उन्होंने खुद से नहीं पहले सोचा, उन्होंने रेमेडियल चेंज की तरीके से या फिर आप कहें उपचारात्मक बदलाव की तरीके से इस्तेमाल किया। इसके अलावा दो की और मैं बात करूंगी, प्लान्ड चेंज और अनप्लान्ड चेंज। प्लान्ड चेंज यानी कि नियोजित परिवर्तन, बहुत ही सोच समझ के किया गया परिवर्तन कि आप उस पर बहुत टाइम से अपना समय, अपनी रिसोर्सेज लगा रहे थे और तब आप उस परिवर्तन की बात कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अनप्लान्ड चेंजेस होते हैं जो कभी कभी एक्सीडेंटल एकदम हो जाते हैं। आपने सोचा नहीं था कि आप अपनी कंपनी में ये बदलाव लेकर आएंगे या आप ये चीज़ को बदलेंगे, लेकिन फिर भी वो बदलाव आ गया, तो वह है अनप्लान्ड। जैसे कि फिर से मैं बोलूँ, कोविड जब आया तो ऑनलाइन के लिए लोगों ने सोचा नहीं था, वो एक तरीके से अनप्लान्ड चेंज लोगों के या व्यवसाय में आया जो उन्होंने सोचा नहीं था। हाँ, जब उन्होंने लेकर आए वो परिवर्तन तो उन्होंने बहुत प्लानिंग करी, ये मैं ज़रूर बोलती हूँ, लेकिन वो आया कैसे? अनप्लान्ड चेंज की तरीके से। तो विद्यार्थियों, मैं समझती हूँ कि आप इस सत्र में संगठनात्मक परिवर्तन क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, उसका महत्व क्या है, ये समझ पाए होंगे। साथ ही साथ आप ये भी समझ पाए होंगे कि कौन से ऐसे कारक होते हैं जो कंपनी को, व्यवसाय को प्रोत्साहित करते हैं कि हाँ, हमें परिवर्तन लाना है। कैसे लाना है उस पर अभी हम आगे के सत्रों में बात करेंगे, और आप समझ पाए होंगे कि कौन कौन से प्रकार के संगठनात्मक परिवर्तन होते हैं। तो मैं आशा करती हूं कि आपको ये व्याख्यान अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।